नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे कोरोना के वार, मंदी की मार, रोजगार पर लटकी तलवार और महंगाई डायन की। ये मुद्दे जो हैं वो सीधे आपसे जुड़े हैं, आपसे सरोकार रखते हैं। हम अमूमन हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान कतई नहीं करते, जो मुद्दे आपसे जुड़े हैं उनको उठाते हैं। तो इसीलिए गंभीरता से आज जो खबर और जो चर्चा मैं करने वाला हूं उस पर आप तवज्जो दीजिए। आज चर्चा क्यों? आप जानते हैं, मैं जानता हूं, 5 महीने से हम कोरोना की मार झेल रहे हैं, इसका दंश झेल रहे हैं। अर्थव्यवस्था का पहिया रुका हुआ है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। लेकिन ये पहिया कितना रुका हुआ है, हालात कितने भयावह हैं और क्या ये सुधरेंगे, इसके बारे में भी आपको मुकम्मल जानकारी होनी चाहिए। आज कुछ आंकड़े मैं आपके सामने पेश करूंगा। NCAER, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, यह कहती है कि हमारी जो सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर है, आसान भाषा में विकास दर, यह 26.25% सिकुड़ गई है। अप्रैल, मई और जून, पहली तिमाही इसे कहते हैं। हमारा जो वित्तीय वर्ष है वो अप्रैल से शुरू होता है और अगले साल मार्च में जाकर खत्म होता है। तो पहले 3 महीने में सिकुड़न है 25.25%। बार्कले का अनुमान है 25.5%, -25%। HDFC बैंक -21%, केयर रेटिंग्स -20%, यस बैंक -18.5%, SBI रिसर्च -16.5%, नोमूरा 15.25%, -15.25%। इसमें कोई विदेशी एजेंसी नहीं है, ये सारी देसी एजेंसीज हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था की विकास दर जो है उसका आकलन कर रही है। तो हम जबरदस्त परेशानी में हैं और इस परेशानी में भी 2-3 सेक्टर्स जिन्होंने थोड़ा सहारा दिया है, थोड़ी गति देने की कोशिश की हमारे अर्थव्यवस्था के पहिए को, उसमें कृषि क्षेत्र अव्वल है। लेकिन वहां भी दिक्कत के सबब संकट के बादल मंडराने लगे हैं। कटाई बुआई खत्म हो गई है और वहां पर जो आपको काम भी मिल रहा था, और खास मनरेगा के तहत जो काम मिल रहा था, वो भी डेड एंड पर पहुंच गया है। अब काम नहीं है, वो वापस जो मजदूर अपने गांव, अपने देश, अपने प्रदेश जाने के लिए परेशान थे, तड़प रहे थे, पैदल जा रहा था, कोई साइकिल पर जा रहा था, ऑटो पर जा रहा था, कोई ट्रेन की पटरी पर ही चल दिया तो कट गए, किसी को दिल का दौरा पड़ गया, कोई अपने बेबस बाप को गुरुग्राम से बिहार तक पैदल चलाती हुई एक 15 साल की बिटिया ले गई। वो अब वापस आने को बेकरार है क्योंकि घर में काम नहीं मिल रहा है। और अनाज की भी जो बात है, सरकार कहती है 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज, यानी कि गेहूं या चावल और 1 किलो दाल दी गई है। अब उसमें एक आंकड़ा मैं थोड़ी उस पर चर्चा करूंगा। 8 करोड़ जो ये मजदूर थे, इनके लिए 8 लाख टन खाद्यान्न पदार्थों का इंतजाम किया गया था। लेकिन इन 8 करोड़ मजदूरों में से, मैं 80 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ 2 करोड़ को, 5 अगस्त तक सिर्फ 2 करोड़ को ये खाद्यान्न मिल सके, यानी कि 6 करोड़ को नहीं मिले। और ये तो दिहाड़ी मजदूरों की बात है। रोजगार, उस पर तलवार लटकी हुई है, लेकिन सब चुप हैं। रोजगार पर आंकड़े भी नहीं दिए जाते, बताया नहीं जाता। अब रोजगार सृजित करने के तो सवाल मैं नहीं पूछूंगा क्योंकि ये संकट काल है, लेकिन जिनकी नौकरियां गई, कितने लोगों की नौकरियां गई हैं, यह आंकड़ा 12 से 14 करोड़ था, फिर 8 से 9 करोड़ को नौकरियां वापस भी मिल गई। लेकिन क्या उसी तनख्वाह, उसी ओहदे को वापस उन्हें दिया गया है? यह एक बड़ा सवाल है जो डेटा में, सर्वे में नहीं आता। और इन सब के बीच महंगाई डायन भी हमें डसने को फिर से तैयार है। जो हमारी फूड इन्फ्लेशन है, खाने पीने की चीजें, वो दहाई का आंकड़ा पार करने को तैयार बैठे हैं। 4 से 6%, मैक्सिमम 6% महंगाई होनी चाहिए, उससे कहीं ऊपर रिटेल महंगाई चली गई है। और इसीलिए विपक्ष भी हमलावर है सरकार पर। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता, मीडिया हेड हैं रणदीप सुरजेवाला ने एक ट्वीट किया है। रणदीप ट्वीट में क्या कहते हैं?
अर्थव्यवस्था डूब रही है। एसबीआई के मुताबिक जीडीपी में 16.5% गिरावट। 1000 लिस्टेड कंपनियों की आय 55% गिरी। सीएमआईई के मुताबिक 14 करोड़ नौकरियां चली गई। मंदी और महंगाई डायन की तरह फैली हैं, पर मोदी जी चुप हैं। अब 14 करोड़ का गलत आंकड़ा बता गए, ये 3 मई तक का आंकड़ा था, पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अर्थव्यवस्था के अच्छे खासे जानकार हैं, जफर इस्लाम। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत मेरे साथ हैं, ये भी अर्थव्यवस्था को भली भांति समझती हैं। स्वराज इंडिया के संस्थापक योगेंद्र यादव मेरे साथ हैं, और आंकड़ों को इनसे बेहतर कम ही लोग समझते हैं देश में। पवन कुमार हैं मेरे साथ, भारतीय मजदूर संघ के वरिष्ठ हैं ये, और ये भी अर्थव्यवस्था को भली भांति समझते हैं, और इंडिया के फॉरमोस्ट बिजनेस जर्नलिस्ट, और अब न्यूज विद अ जे नॉट विद एन एस के मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग एडिटर सिद्धार्थ जराबी मेरे साथ हैं। सवाल क्या है? सवाल ये, कोरोना के घाव राजनीति भरेगी या अर्थनीति? और मंदी और महंगाई की वैक्सीन कब तक? अब कोरोना की वैक्सीन की बात हो रही है ना, वो स्पुतनिक 5 बना दिया, हमने भी ऑर्डर दे रहे हैं, हमारे राजदूत उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन यहां मंदी और महंगाई की भी वैक्सीन की जरूरत आन पड़ी है। तो जफर इस्लाम, मेरा सवाल बिल्कुल सीधा, राजनीति हावी रहेगी या अर्थनीति पर भी हमें ध्यान देना होगा? ये आंकड़े सारे देसी कंपनियों के एजेंसीज के आंकड़े मैंने शुरुआत में दिए। देखिए संदीप जी, आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था को देख रहे हैं, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को नहीं देख रहे हैं। इकोनॉमिक सिचुएशन जो है, पूरा ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन, चाहे जीडीपी की आप बात करें कि हिंदुस्तान में क्या जीडीपी रहेगी, अगर उसको किसी तरह से माप करना मापदंड कोई उसका है, तो आप देखिए कि ग्लोबल, ये कोरोना के समय में पूरा दुनिया इंपैक्ट हुआ, और ग्लोबल जीडीपी, ग्लोबल आंकड़े भी बता देता हूं। 1 मिनट, आपने कहा मैं पूरी तैयारी करके आता हूं। ग्लोबल, अरे सुनिए ना, दर्शकों को भी पता होना चाहिए, आपका वैलिड पॉइंट है। जापान में -28%, हम 26.5% की बात कर रहे हैं। जापान -28%, अमेरिका लगभग 32.9, लेकिन और अर्थव्यवस्थाओं की भी, आसपास की भी बात करते हैं। थाईलैंड -12, मलेशिया -17, जर्मनी -11 और चीन +3.2। अब बात जारी रखी। हाँ देखिए, आपने जो यूएस के आंकड़े दिए, आपने जापान के जो आंकड़े दिए वो एनुअलाइज बेसिस पे दिए, लेकिन हमें देखना चाहिए कि अप्रैल टू जून क्वार्टर, हाँ नहीं Q2 का नहीं है, Q2 का नहीं, वो एनुअलाइज नंबर है। Q2 का नंबर जो है वो आपको मैं दे देता हूं कि जापान का जो है वो आपने जो बताया वो 7.8% है जापान का कुछ, और अब आपने एनुअलाइज दिया। देखिए, मेरे साथ आंकड़ों पर झगड़ा मत किया कीजिए, उसमें कंफ्यूजन होती है। मैं Q2 के आंकड़े दे रहा हूं, आप एनुअलाइज देने लगे। आप पहले भारत की बात करिए, जापान को भूलिए ना, पहले देश की बात करते हैं। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए ना। तो एनुअलाइज में अगर भारत के देखिए कि पूरे साल के अगर हम जीडीपी देखें, तो जो अभी के अनुमान के हिसाब से -6% के आने के अनुमान है। बहुत अच्छा है, मुतमईन है आप उसमें खुश हैं? नहीं खुश नहीं। अगर आप ग्लोबल मापदंड से देखिए तो बाकी दुनिया की हर इकोनॉमी जो है वो नीचे गिरी है। नहीं तो राजनीतिक बातों पर, हर राजनीतिक मुद्दे पर बयान हमें सुनने को मिलते हैं। मुझे ये बताइए, 3 महीने से देश की वित्त मंत्री कहां है जफर इस्लाम? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जितने बड़े फैसले, देखिए अरे एक मिनट सुन तो लीजिए। आप लगता है कि दिल्ली के बाहर जाना नहीं चाहते, अच्छा, आप पूरी दुनिया को देखना नहीं चाहते। ये कोरोना सिर्फ देश में, भारत देश में नहीं हुआ है। कोरोना पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं जो है इससे नुकसान पहुंचा है। तो आप पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था को देखिए, और देखिए कि बाकी दुनिया में आपका फिस्कल डेफिसिट का नंबर जरा देखिए यूएस का, और आप हिंदुस्तान के फिस्कल डेफिसिट का नंबर देखिए। अमेरिका से तुलना भी है हमारी, अमेरिका से आप तुलना कर रहे हैं, हमारी तुलना भी है। मैं काम करे तो आप दूसरे कंट्री का देख लीजिए ना कि फिस्कल डेफिसिट क्या और देश का फिस्कल डेफिसिट क्या है। तो मतलब दूसरे डूब रहे हैं, हम भी डूब रहे हैं, हम कुछ नहीं करेंगे। वित्त मंत्री भी मई में दिखी थी, 5 दिन लगातार बोली, उसके बाद बोलना ही बंद कर दिया। नहीं, आप सीएमआई का डेटा जो है हर दिन आप फेंकते रहते थे, जबकि मैं उस वक्त भी आपसे सहमत नहीं था और आज भी नहीं। मैं कहता सीएमआई का फरवरी का डेटा देखिए जो है, प्री कोविड टाइम में 7.8% था अनएम्प्लॉयमेंट रेट, था कि नहीं?
आज का जुलाई का जो है वो डेटा क्या आपको बताता है? आपको आप वो भी बता दीजिए 7.4% है कि मैं नहीं? रोजगार पर आता हूं, पहले मंदी पर बताइए ना। मंदी को लेकर मैं मंदी पे हर कह रहा हूं कि राजनीतिक देखिए, इवेंट पूरे पर दुनिया में मध्य प्रदेश में सरकार बने, राजस्थान में अरे सरकार सुन गिने, लीजिए, जो जीडीपी हर चीज पर बयान आते हैं। यहाँ पर अर्थव्यवस्था पर सरकार की तरफ से बयानों को लेकर एक अजीब सी खामोशी क्यों है? क्या हम मानकर बस ये बोल दीजिए सारी दुनिया में है तो यहां भी हो गई? नहीं, अर्थव्यवस्था को लेके देखिए, हमने सप्लाई साइड में हर तरह का इनिशिएटिव लिया है, तो अब उसका डिमांड कोई साइड असर में भी नहीं दिख रहा ना। ये आंकड़े वही तो बता रहे बिल्कुल हैं। असर दिख रहा है, असर दिख रहा है। सेकंड क्वार्टर में आप देखिए, जो हमारे जो बाकी लोगों के लिए थर्ड क्वार्टर जो सितंबर अक्टूबर में दिखेगा, हमारे यहाँ देखिए जो रिकवरी, जो ग्रेजुअल रिकवरी दिख रही है। आपको जुलाई के नंबर देखिए, उसी से अगस्त का नंबर भी दिखेगा और आगे भी जो ग्रेजुअल रिकवरी है। आप तो अर्थव्यवस्था के छात्र हैं, दर्शकों को समझ में नहीं आती। एक मिनट, जफर इस्लाम, और ये अर्थशास्त्री ही कह रहे हैं, और देसी अर्थशास्त्री। मैं कोई हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड की बात नहीं कर रहा हूं। सुन तो लीजिए पहले और बताइएगा गलत कह रहा हूं तो। अर्थशास्त्री ये कह रहे हैं कि देखिए, इस लॉकडाउन में भी, इस कोरोना काल में भी कॉरपोरेट इंडिया पर, बड़ी कंपनियों पर ज्यादा असर नहीं पड़ा है। उनकी चाहे आय 55% गिरी हो, असल जो दर्द हुआ है वो नीचे आता है, इनफॉर्मल सेक्टर में, दिहाड़ी मजदूरों पर, एमएसएमई पर, जैसा कि नोटबंदी के बाद हुआ था। जब नोटबंदी लागू हुई उसका असर 1.5 साल बाद दिखा था, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर, छोटे उद्योग बर्बाद हो गए थे। वो बर्बादी का अभी आलम आना बाकी है। ये मैं नहीं अर्थव्यवस्था के जानकार कह रहे हैं। नहीं, सुन लीजिए, आप सवाल तो कर लिया, अब जवाब बीच में टोका टोकी मत, टीका टिप्पणी मत कीजिए। आप सुन लीजिए, बोलिए ना। आप देखिए भारत की अर्थव्यवस्था को देखिए तो आपको समझ में आता है कि भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी होने वाली है, ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट है। इसीलिए इक्विटी इनफ्लोज जो है यहाँ आ रहा है, पॉजिटिव इनफ्लोज है, दिख रहा है। एफडीआई भी आपको दिखिए कि हिंदुस्तान में आ रहा है और आगे आने की संभावना भी है इक्विटी में भी। और इसलिए फॉरवर्ड लुकिंग इंडियन इकोनॉमी इज लुकिंग मच बेटर देन अदर इकोनॉमी। आप देखिए करेंसी जो है वो स्टेबल है, जो एफएक्स और जो एफएक्स रिजर्व है वो भी बढ़ रहा है। तो हर तरह की आपको देखिए, हमने ये कह सकते हैं कि हमने ये लिया कि एक क्वार्टर जो हम रिस्क लेंगे, लेकिन हम मोर्टेलिटी रेट को एकदम कम रखेंगे। हम जो है जो रिकवरी रेट हमने ज्यादा आज है, पूरी दुनिया में मोर्टेलिटी कम है, लेकिन जो इतनी बड़ी 20% दुनिया की जनता पीड़ित एक साथ हो जाए, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इस देश में। उसके महाराष्ट्र की क्वार्टर में जो जीडीपी की हिस्सेदारी है, जीडीपी का नुकसान 14.25%, तमिलनाडु में 9.25%, गुजरात में 8.5%, उत्तर प्रदेश में 8.5% का नुकसान। देश में प्रति व्यक्ति की आय में 27,000 रुपए की कमी आ गई है। दिल्ली, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात में प्रति व्यक्ति आय में 40,000 रुपए की कमी आ गई है। आप मुझे एफडीआई समझाते रहिए और इक्विटी निवेश समझाइए। अभी सीएमआई का डेटा आप नहीं बता रहे हैं, कल तक सीएमआई का डेटा सब डेटा बताता हूं। आपको क्या लग रहा है कि मैं नेगेटिव बातें बताता हूं? सीएमआई भी का आंकड़ा कल तक मानते नहीं थे, आज सीएमआई के आंकड़े की जरूरत पड़ गई। एनसीएआर की आंकड़े की नहीं बताएंगे? नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च क्या कह रहा है? बताइए तो ना मुझे, आपको बता रहा हूं ना, आप कल बताइए ना मुझे। डेटा पे आप जो है डिबेट कर रहे थे, डेटा पे डिबेट कर रहे हैं क्या आप मेरे साथ? डेटा पर डिबेट करेंगे? डिबेट कर रहा हूं, करेंगे, ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन पे कर रहा हूं। मतलब कोई, मैं कह रहा हूं कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अगले दुनिया में अगर कोई जो इकोनॉमी है डबल डिजिट में अगर जाने की संभावना है, इसलिए कि जो हमने इस वक्त जो पॉलिसी रिफॉर्म्स किए हैं, जिस तरह से हमने रिफॉर्म्स किए, जो बड़े बड़े हमने आम आदमी की जेब में पैसे आए, रोजगार गए हैं कि नहीं गए हैं, नौकरियां बच रही हैं क्या? सीधा सवाल बताइए ना। इक्विटी एफडीआई बताने लगे मुझे, जो जीडीपी रिकवरी रहेगी। चलिए, अगर हम सुप्रिया श्रीनेट, देखिए गोल गोल घूमने से कुछ बात नहीं निकलती है। और यहां पर सुरजेवाला का जो ट्वीट था ना, उसमें एक आखिरी लाइन मैंने वहां चलाई नहीं, पर मैं आपसे वो पूछना चाहूंगा। लास्ट में वो कहते हैं, जब वो कहते हैं ना, मंदी और महंगाई डायन की तरह फैली है पर मोदी जी चुप हैं। और आखिरी लाइन, टीवी मीडिया विपक्ष से सवाल पूछने में व्यस्त। आप कितनी दफा मेरे कार्यक्रम में आ चुकी हैं और ये मीडिया में ही तो खबरें छप रही हैं। हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि सरकार से पूछ रहे हैं?
संदीप जी धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगी कि आप एक बहुत माइक्रो माइनॉरिटी हैं जो इस पर डिबेट कर रहे हैं। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूं कि आप एक बड़े अहम मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं, लेकिन बाकी मीडिया में कौन सा डिबेट चल रहा है ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। इसके बारे में हम क्यों चर्चा करें जब वो लोग यहाँ पर नहीं मौजूद है। मैं खुश हूं कि ऐसे डिबेट में आपने मुझे बुलाया और असल मुद्दों पर यह डिबेट हो रहा है। मैं 2 या 3 बातें कहना चाहती हूं और पूरी इज्जत से कहना चाहती हूं कि जफर इस्लाम जी या उनकी पार्टी या उनके प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री ये कहते नहीं थकते थे कि हम विश्व की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। $5 ट्रिलियन की सांस वो अपनी हर दूसरी सांस के बाद लेते थे। लेकिन जो कोविड के बाद महामारी आई है, जो कोविड के बाद आर्थिक मंदी का दौर आया है, इसमें हम भौचक्के नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहां तो कोविड के पहले ही महामारी आ चुकी थी, आर्थिक मंदी। और इसलिए आ चुकी थी क्योंकि कोविड के पहले ही हमारी जो अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर होती है वो 4.2% हो चुकी थी। लास्ट क्वार्टर की ग्रोथ 3.1% थी। और डिमोनेटाइजेशन का क्योंकि आपने सवाल उठाया था लघु और मध्यम उद्योगों के लिए, तब से हमारी आर्थिक वृद्धि की दर आधी हो चुकी है। तो हमारे यहां प्रॉब्लम्स प्री कोविड है, जो कोमॉर्बिडिटीज कही जाती है वो कोविड से पहले है। पहला मैं ये कहना चाहती हूं। दूसरा मैं ये कहना चाहती हूं, आज ये यूएस चाइना से अपने आप को कंपेयर करना चाहते हैं। आप फास्टेस्ट ग्रोथ रेट पर भी अपने आप को उनसे कंपेयर करते थे, अब स्लो डाउन पर भी करते हैं। अरे उनकी इकोनॉमी का साइज देखिए, $21 ट्रिलियन एक इकोनॉमी है, $14 ट्रिलियन एक इकोनॉमी है। हम मुश्किल से $3 ट्रिलियन इकोनॉमी है, जबरदस्ती कूदते रहते हैं। उसको मंदी को कम करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जाएगा। आपने एक बात सही कही और उसमें मैं अपनी आवाज जरूर जोड़ना चाहती हूं। हम हर तरीके की बातें सुनते हैं सरकार से, इस रूलिंग पार्टी से, लेकिन हम आर्थिक मुद्दों पर बहस क्यों नहीं सुनते हैं। मैंने सुना था प्रधानमंत्री जी ने कुछ बैंकर्स से मीटिंग करी थी, उसका क्या निष्कर्ष निकला? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जो अपना 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया था, जिसमें कि एक्चुअल इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1.86 लाख करोड़ का था, वो तो लोन मिला था। लोगों ने लोन लिया ही नहीं। क्रेडिट ग्रोथ 6% पर आधी हो गई है। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ नीति, नियम, कानून की कमी है। आपने सालों सुप्रिया, आपने सालों वित्त मंत्रालय कवर किया। एक मिनट, आपने सालों वित्त मंत्रालय कवर किया। मई के मध्य में 5 दिन लगातार निर्मला सीतारमण, देश की वित्त मंत्री, और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर अंग्रेजी में वो बोलती थी और वो हिंदी में तर्जुमा करते थे। 5 दिन तक तो बोले। मई के बाद 3 महीने हो गए, एक भी शब्द नहीं सुना है। ये आपको अजीब लगता है? संकट काल है, संक्रमण काल है, और वित्त मंत्री खामोश हैं। मैं तो बार बार ये बात कह रही हूं, नौकरियां जा रही हैं। अब तो सुनने में आ रहा है कि ये नौकरी का डेटा भी नहीं रिलीज करेंगे। कुछ पेपर्स ने सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन निकाली है। उद्योग बंद हो रहे हैं। कुमार मंगलम बिरला की बात आज सुन लीजिए। वो तो ऐसे धंधे में जहां पर वो टेलीकॉम भी चलाते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज भी चलाते हैं, सीमेंट और स्टील का भी बिजनेस व्यापार करते हैं, एल्यूमिनियम तक का। वो तो कह रहे हैं कि इस फिस्कल तो छोड़ दीजिए, आने वाले कुछ सालों में बहुत बड़ा प्रकोप होने वाला है। पर आप गलत बयानी क्यों करते हैं सुप्रिया? पर गलत बयानी क्यों दी जाती है? एक मिनट सुप्रिया, मुझे एक बात बोली। हाँ बोलिए। मैं सिर्फ एक बात उठाना चाहती हूं यहां पर, क्योंकि बार बार अगर भाजपा से आर्थिक व्यवस्था के बारे में सवाल करो तो वो कहते हैं एफडीआई देखिए। पिछले 4 महीनों में $27.7 बिलियन एफडीआई इंडिया में कमिट हुआ है। आया नहीं है, कमिट हुआ है, जिसमें से 63% एक ही कंपनी रिलायंस जियो में कमिट हुआ है। कौन सी नौकरी बनेगी, कौन सी ग्रोथ होगी? इस एफडीआई का ढिंडोरा पीटना बंद करिए आप लोग। ये मैं कहना चाहती हूं। तथ्य बहुत अलग है, पर आप जब नौकरी की बात करते हैं तो गलत बयानी नहीं करनी चाहिए ना। सुप्रिया श्रीनेट सुरजेवाला, आपके मीडिया हेड, कहते हैं सीएमआई के मुताबिक 14 करोड़ नौकरियां चली गई। ये 3 मई का आंकड़ा था। उसके बाद सीएमआई ने यह बताया है कि 8 से 9 करोड़ नौकरियां वापस आ गई। मैं उसमें सवाल यह पूछता हूं कि वो नौकरियां उतनी ही दर पर, कोई 50,000 पर नौकरी कर रहा था, 50,000 की मिली, या वो 10-12 हजार की नौकरी कर रहा है? पर आप यहां पर आंकड़ों के साथ आप भी बाजीगरी कर रहे हैं। अपने हिसाब से आंकड़े आप सही आंकड़े नहीं दे रहे हैं सुप्रिया। नहीं, मैं ऐसा इसलिए नहीं कहूंगी क्योंकि सुरजेवाला जी कोई अर्थशास्त्री नहीं है। उनके पास जो अवेलेबल फिगर था उन्होंने वो दिया। नहीं, ये मई का है, 3 मई का फिगर है, जिसको अभी तक भाजपा डिस्प्यूट करती थी। वो कहती है
कि 16, हाँ मैं आपकी बात मानती हूं और मैं मानती हूं कि कुछ नौकरियां वापस बनी है, लेकिन 5 करोड़ नौकरियां फिर भी नहीं बनी है। और अगस्त का जो सीएमआई डेटा है, जो 16 अगस्त का लास्ट डेटा अवेलेबल है, वो कहता है बेरोजगारी की दर रूरल में 8.8% हुई है, अर्बन में 9.6% हुई है। इसका क्या जवाब है? और मैं एक छोटी सी बात आपके माध्यम से जरूर उठाना चाहती हूं, और वो बात यह है कि जो नौकरियां बनी, अगर आप सीएमआई का डेटा थोड़ा ग्रैन्युलर करके देखिएगा, बहुत सारा उसमें रूरल के यहां नौकरियां बनी मई के बाद, जिसमें से मनरेगा से नौकरियां बनी, और इसी मनरेगा को ये विफलताओं की बात करते थे, बंद करने की बात करते थे। तो आज ये देश से और कांग्रेस से माफी मांगेंगे इसके लिए? ये कुछ कहेंगे? खाद्य सुरक्षा आज संजीवनी है, आज मनरेगा संजीवनी, उसके बारे में कुछ कहेंगे? और मुझे तो लगता है मनरेगा को 100 दिन से बढ़ाकर इनको 200 दिन करना चाहिए, अगर ये बेरोजगारी का मनरेगा पर भी मैं आ रहा हूं, मनरेगा पर भी आता हूं। सिद्धार्थ जराबी, एक मिनट पहले सिद्धार्थ जराबी, मैं बिल्कुल आम आदमी से जुड़े मुद्दे उठाता हूं, उनका जो दुख दर्द है, उनकी जो पीड़ा है, उस पर मैं अभी चर्चा करने वाला हूं। पहले जो होलिस्टिक पिक्चर है वो तो दर्शकों को समझने की जरूरत है। सिद्धार्थ, हम दिक्कत में हैं, और ये ग्रीन शूट्स की हम बढ़ जाएंगे, अरे कब नॉर्मल तेल होगा, कब राधा नाचेगी, वो देखेंगे। अभी जिस हाल में है उस पर हम खुलकर चर्चा करने को तैयार क्यों नहीं है? उस पर पर्दादारी क्यों है? राजनीति पर, हर चीज पर कितने भी बयान आप रोज सुन लीजिए, मैं पिछले 3 महीने के पूरे आंकड़े यहां पर दे सकता हूं। ऊपर से सुशांत सिंह राजपूत का केस भी आ गया। हम हर पहलू, हर चीज में घुस जाएंगे। अर्थव्यवस्था के बारे में इतना संकोच क्यों? देखिए, संकोच जो कर रहे हैं, आपके प्रश्न का जवाब तो वही देंगे, पर मैं आपको एक विषय यहां पे रखना चाहता हूं कि जब दिल्ली जैसे शहर में, एक उदाहरण के नाते संदीप, अगर मेट्रो ही ना चले दिल्ली में, तो आप मुझे बताइए कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था कैसे वापस अपने पांव पे खड़ी होगी? इंटरस्टेट बसेस में आप देखिए क्या स्थिति है, बाकी क्षेत्रों में आप देखिए क्या स्थिति है। तो मेरा यह मानना है कि सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने यह है कि जिस प्रकार से हमने कोरोना और कोविड को कंट्रोल करना चाहिए था, उस प्रकार से वो हुआ नहीं। इन्फेक्शंस के कारण, और जो एक प्रकार से हम देख रहे हैं एनसीआर में भी स्टॉप स्टार्ट, गाड़ी गति ही नहीं पकड़ पा रही है, ये एक बहुत बड़ा विषय बना है संदीप। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि मच बेटर है, तो मैं बड़ी विनम्रता से यह कहना चाहूंगा कि अभी इंडियन इकोनॉमी मच बेटर नहीं है। यह क्लेम करना एक प्रकार से मैं मानता हूं कि थोड़ा सा गलत है। दूसरा विषय, ये बड़ी एक खुशी की बात है कि मेरी सहयोगी इस प्रोफेशन में रही हुई सुप्रिया, जिन्होंने बिजनेस चैनल में काम किया है, आज वो ऑपोजिशन की तरफ से सवाल पूछ रही हैं, और इसके कारण ये डिबेट की क्वालिटी भी एनरिच हो रही है। इसलिए मैं जो इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा कि सप्लाई साइड मेजर्स से हमारी इकोनॉमी वापस पटरी पे नहीं आएगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने सप्लाई साइड मेजर्स का जिक्र किया। मैं मानता हूं कि अब भारतीय जनता पार्टी को बहुत जल्दी डिमांड साइड की भी बात करनी चाहिए। अगर उसकी डिमांड साइड की बात ही नहीं करेंगे तो यह निश्चित है कि इकोनॉमी कई क्वार्टर तक वापस नहीं आएगी। नहीं, बात ही नहीं हो रही है। अभी तक संकेत मिल रहे थे सितंबर में हो जाएगा, अक्टूबर में हो जाएगा, नवंबर, मैंने कई बार चर्चा की है, लेकिन एक अजीब सी खामोशी है सरकार की तरफ से, एक अजीब सी खामोशी। मैं आ रहा हूं ना, जफर इस्लाम, आ रहा हूं, सबको मौका दीजिए। सिद्धार्थ, हाँ, लेकिन आपने तो मौका में, हमारा मौका आपने ही ले लिया। अच्छा, चलिए ठीक है। हाँ, देखिए, आपने जो बातचीत की बात कही है, तो ये आपने एक अच्छा सवाल पूछा है, जर्नलिस्टिक प्रश्न है, और मैं भी थोड़ा सा सरप्राइज्ड हूं कि एक्सपेक्टेशंस इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है कि आप लोगों का विश्वास बना के रखते हैं कि जो सरकार है वो बहुत प्रबल शक्तिशाली सरकार है। यहां पे अमेरिका का भी जिक्र किया, फिस्कल डेफिसिट का, जफर जी ने, तो अमेरिका ने तो फिस्कल डेफिसिट की धज्जियां उड़ा दी पिछले 6 महीने में। फिस्कल डेफिसिट की किताबें लिखे जाने, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के बड़े बड़े विद्वानों ने फिस्कल डेफिसिट का नाम लेना बंद कर दिया है। भारत देश ही फिस्कल डेफिसिट के चक्कर में क्यों फंसा हुआ है? लोगों की भूख, लोगों की जॉबलेसनेस, लोगों की दिक्कत फिस्कल डेफिसिट से कम नहीं है। फिस्कल डेफिसिट अपने गले में बांधे जाना वाला फंदा
नहीं और होना सिद्धार्थ, चाहिए। यहां पर मैं एक बात बता दूं, जो ये सुप्रिया ने भी जिक्र किया, बेरोजगारी के आंकड़े 8.67%, जो CMI आंकड़ा दे रहा है। देखिए, दिल्ली में जहां आप और मैं बैठे हुए हैं, दिल्ली में 20.3% है बेरोजगारी का आंकड़ा, हरियाणा में 24.5% है। तो ये आंकड़े भी अपने आप में पूरी तस्वीर नहीं संदीप, बताते हैं। गांव देहात में, मतलब उत्तर प्रदेश में संदीप, ये आंकड़ा 5.5%, आप मान सकते हैं उत्तर प्रदेश में सिर्फ 5.5% लोग बेरोजगार हैं। 2 बीघा जमीन में 10 लोग काम कर रहे हैं, रोजगार दिखा रहे हैं कि हम काम करते हैं जी। संदीप, द डेटा इज इवन वर्स। एक्चुअल फिगर्स इससे भी ज्यादा खराब है। उसका एक सिंपल कारण है। आपको याद होगा कि डिमोनेटाइजेशन के बाद कई लोगों ने अपनी पेरोल्स को फॉर्मलाइज किया था, और वो पेरोल फॉर्मेलिटी को हमने जॉब्स में एक ग्रोथ के नाते प्रेजेंट किया था। वो लोग थे जिनको आपने प्रोविडेंट फंड नेट में नहीं लिया था। सो जब आप उससे तुलना करेंगे तो डी ग्रोथ इज मच हायर। यस, दिस इज अ स्टैटिस्टिकल एबिरेशन। और यही चीज दर्शकों को भी समझाने की जरूरत है और सरकार को समझने की जरूरत है। अब योगेंद्र यादव, जो मैं दिल्ली के आंकड़े बताए, मैं गांव देहात में मजदूरों की बात पर चला जाता हूं। अब ये कहा जा रहा है, देखिए, मनरेगा के तहत लोगों को नौकरी मिल रही है, लोगों को दिहाड़ी, नौकरी तो गलत हो जाता है वर्ड यूज करना, उनको दिहाड़ी मिल रही है। अब हम अपने ही प्रदेश में लोगों को ट्रेन करेंगे, उनका कौशल विकास करेंगे, वहीं पर हम नौकरी दिलवा देंगे। ये 8 करोड़ जो प्रवासी मजदूर गए थे, प्रवासी शब्द से मुझे ऐतराज है, मैं मजदूर ही कहूंगा, जो अपने गांव, अपने देश चले गए, इनके लिए सरकार ने 5 किलो अनाज, यानी कि चावल और गेहूं, और 1 किलो दाल, मैं 80 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूं, जो शुरू में भी मैंने क्लैरिफाई किया। इन 8 करोड़ मजदूरों में से सिर्फ 2 करोड़ मजदूरों को ये 5 किलो अनाज मिल पाया। 5 अगस्त तक का मैं आंकड़ा दे रहा हूं। हम रोजगार की, मजदूरों की, भाई ये कहकर ताल ठोक देना जी 80 करोड़ लोगों को खाने को दे दिया हमने और छठ तक खाएंगे, बात खत्म हो जाती है क्या? अंदर की बात करता नहीं है कोई, जमीनी हकीकत की। संदीप भाई, अप्रैल के महीने में, मई के महीने में इस देश ने बहुत बड़ी घोषणाएं देखी। जब घोषणाएं हुई तब भी हमने कार्यक्रम किए थे। मेरे जैसे लोगों को मन में संदेह था कि नहीं, इन घोषणाओं से तो इकोनॉमी ठीक नहीं होगी, क्योंकि ये सप्लाई साइड मेजर्स हैं, इससे तो डिमांड, मांग और अर्थव्यवस्था नहीं ठीक होगी। हमारे बीजेपी के साथियों का मानना था कि नहीं, आप लोग तो खामखा शक करते हैं, इससे इकोनॉमी को बहुत फायदा होने वाला है। अब 3 महीने बाद उन सवालों पर हम बहस नहीं कर सकते। आज समय है गिनने का कि भाई 3 महीने हो गए, उसका क्या असर हुआ। और ये जो सारे आंकड़े जो पिछले 20 मिनट से जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, ये सारे आंकड़े अब हमें सच का आईना दिखाते हैं। तो अब हम वो पुरानी बहस नहीं कर सकते कि इनसे असर होगा नहीं होगा। 3 महीने की एक झलक मिल गई है, क्या असर हुआ है। झलक क्या दिखाती है? नंबर 1, आज से 3 महीने पहले हमें बताया जा रहा था कि एनुअल ग्रोथ, क्योंकि एग्रीकल्चर पे असर नहीं हुआ है, इसलिए एनुअल ग्रोथ कुल मिला के +1% +2% हो जाएगी, सरकार खुद कहती थी। आज मेरे दोस्त जफर साहब इस प्रोग्राम में मान रहे हैं कि नहीं, -6 होगी, इससे बुरी नहीं होगी। स्वागत है आपका सच्चाई की दुनिया में। हकीकत यह है जफर साहब, -6 नहीं, कम से कम -10 जाएगी। आप भी यही है, मैं भी यही हूं, हम बात कर लेंगे। और मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं, बस समझदार ईमानदार अर्थशास्त्रियों को पढ़ता रहता हूं। नंबर 2, सच्चाई क्या दिखाती है। आपको चूंकि CMI का शौक है, बहुत अच्छी बात है, और मैं वाकई स्वागत करता हूं कि आपकी पार्टी ने CMI के आंकड़े पढ़ने शुरू कर दिए हैं। इसलिए मैं आपको आज सुबह की तस्वीर दिखाता हूं। यह आर्टिकल आज सुबह छपा है CMI के आज सुबह के आंकड़े के आधार पर। यह आर्टिकल दिखाता है कि इस देश में जो रोजगार का नुकसान हुआ उसमें से काफी कुछ भरपाई हुई। लेकिन भरपाई कैसे हुई? क्योंकि अंदाजन 2 करोड़ जो कि प्रॉपर पक्की नौकरियां थी, सैलरी PF वाली जो नौकरी थी, 2 करोड़ वो फिसल के कच्ची नौकरी में बदल गई है। यानी कि जो तनख्वाह वाली, महीने के आखिर में तनख्वाह वाली नौकरी करता था, वो अब दिहाड़ी की नौकरी करने लगा है। 1 करोड़ 90 लाख लोगों की नौकरी चली गई है। ये CMI का आंकड़ा दिखाता है। आपको चूंकि भरोसा अब CMI पे हो गया है, इसलिए मैंने सोचा बता दूं। नंबर 3 बात जो संदीप भाई ने अभी बताई,
कि ये जो कहा गया था कि 8 करोड़ मजदूर हैं, सरकार ने अपना दिल खोल दिया और अब देखिए सबको 5-5 किलो तो राशन मिल जाएगा। मेरे जैसे लोगों ने उस दिन भी कहा था कि भाई सरकार के पास कोई लिस्ट नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है, इससे कैसे होगा, आप यूनिवर्सलाइज कर दीजिए, केवल उसी से ही पहुंच सकता है गरीबों तक। अब हमें 3 महीने बाद बताया जा रहा है कि कुल 25% तक पहुंचा। आप याद रखिए, तीनों महीने 25% को नहीं मिला है, पहले महीने तो कोई 10% को भी नहीं मिला है। ये सच्चाई है। ये 3 महीने की बात है। और अभी एक गांव कनेक्शन की तरफ से एक सर्वे किया गया है गांव के अंदर सच्चाई देखने के लिए कि क्या हुआ। जो पर क्या वो वैज्ञानिक सर्वे है? मैं पहले ही एक कैविएट चाहूंगा यहाँ पर, वो वैज्ञानिक जो मापदंड है उस पर खरा उतरता है क्या, या एक मानगी देने के लिए आप ये उदाहरण दे रहे हैं? का सर्वे है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैंने खुद अपने लेख में भी लिखा है, ये गांव कनेक्शन का सर्वे रैंडम सर्वे नहीं है। ये बड़े पैमाने पे गांव में किया गया है, इसका सैंपल रैंडमाइज नहीं है, इसलिए हमें थोड़ा सा सावधानी से बरतना चाहिए। लेकिन ये पर्पसिव नहीं है कि मतलब जानबूझ के सबसे बुरी चीजों को चुना गया है, वैसा नहीं है। इसलिए एक बहुत ब्रॉड तस्वीर, कम से कम सरकार की तरफ से यूं ही जो आंकड़े पेश किए जाते हैं उनसे कहीं बेहतर है। वो मोटे तौर पर एक तस्वीर, इसलिए मैं सिर्फ कह रहा था, वो ये कि अंदाजन 33-34% परिवार गांव में ये कह रहे हैं कि पिछले 3-4 महीने में कुछ दिन उनको भूखे पेट सोना पड़ा। 33-34%। मैं नहीं समझता 1960-65 के बाद इस देश में ऐसी स्थिति आई होगी। ये सच्चाई का आईना है। अब हम ये बहस करना बंद कर दें कि सारी दुनिया में अर्थव्यवस्था गिरी या नहीं। पवन कुमार, ठीक है, आपने अपनी बात कही। पवन कुमार, ये दिक्कतें हैं ना, मजदूरों की बात हो, हम मनरेगा में भी कहते हैं कि जी इतने हमने मैन आवर्स क्रिएट कर दिए, इतने लोगों को दिहाड़ी मिल गई। हकीकत जमीन पर, और आप मुझसे बेहतर जानते हैं, हकीकत कुछ और है, जुदा है। हमें उस पर बात करनी होगी ना पवन कुमार, या मैं गलत बयानी कर रहा हूं? आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। आपके पास आवाज आ रही है पवन कुमार जी? संदीप चौधरी बोल रहा हूं। आपका पहला प्रश्न तो सुना, दूसरी बात आवाज नहीं आई। नहीं, मैंने ये कहा कि दिक्कत है ना बेरोजगारी को लेकर, मजदूरों, हम मनरेगा की भी ताल ठोकते हैं, मनरेगा में भी कितने काम मिल रहा है। दरअसल जमीनी हकीकत कुछ और है। मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, इसमें मनरेगा की जहां तक बात है तो एक बेसिक फंडा आप समझिए। पहले एक यूनिट को 100 दिन का रोजगार की बात कही गई थी, अभी एक हाउस होल्ड को 100 दिन का बात कही जा रही है। यानी एक परिवार को 100 दिन का रोजगार देंगे, पहले था एक व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार देंगे। इसलिए मेरी आवाज आ रही है संदीप जी? बिल्कुल आ रही है पवन जी। तो आप उसको एक यूनिट की बजाय एक फैमिली पर ले गए। एक मेरा दूसरा कहना है, थोड़ा इससे बड़ा एक सवाल करता हूं, जफर साहब बैठे हैं, हम पीसीज में कब तक अर्थव्यवस्था की बात करेंगे? एफडीआई आ गया जी, एफडीआई की कमिटमेंट हो गई जी, सीएमआई की रिपोर्ट आ गई जी, ये हो गया जी, कृषि क्षेत्र में ये हो गया जी। हम टोटल अर्थव्यवस्था की बात कब करेंगे? आज कृषि क्षेत्र में जाइए वो परेशान है, उद्योग क्षेत्र में जाइए वो परेशान है। और मैं तो एक बेसिक सवाल खड़ा करता हूं जफर साहब से भी और आपसे भी और बाकी जानकार लोगों से भी, क्या रोजगार का मतलब नौकरी होता? इस दिल्ली शहर की अगर मैं बात करूं तो 50,000 से ज्यादा लोग थे हमारे पास जो दिल्ली में चौक चौराहे पर खड़े होकर पानी पिलाते थे। आज वो कहां गए? दिल्ली में कितने लोग थे जो सड़क पर खड़े होकर पूरी पराठा बेचकर अपना गुजारा करते थे, वो कहां गए? हम उसकी चिंता नहीं कर रहे। हम ले देख करके कितने नौकरी पैसा है, कितने नौकरी पैसा गई, कितने को नौकरी वापस आ गई, उसकी चिंता तो करनी पड़ेगी। किंतु जो ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का एक बड़ा सेक्टर था हमारा, आज ये कहा गया, इसकी कहीं चर्चा नहीं हो रही। कहा जरूर जा रहा है 10,000 रुपए उनको लोन देंगे। अरे लोन तो तब देंगे जब कोई आदमी होगा। आज आदमी दिखता नहीं, उसका कोई अगर कोई एक ठेला लगा ले उसका सामान बिकता नहीं। ये जो एक नया संकट है बेरोजगारी का, इस आलम पर ना कोई आंकड़ा है किसी के पास, ना सरकार आंकड़े देती है, ना यही तो दिक्कत है। आंकड़े सरकार नहीं देती, सीएमआई जैसी संस्था पवन कुमार आंकड़े देती है, सरकार उन पर सवाल उठाती है, उनको सूट करने लगते हैं आंकड़े, तो कहती है देखिए अब सीएमआई देखिए क्या कह रहा है। ये अजीबोगरीब स्थिति है। संदीप जी मेरी आपसे थोड़ा, 1 मिनट आ रहा हूं मैं जफर। भारत के अर्थशास्त्री भी
ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जिनका रोजगार गया, रेडी वाले का, पटरी वाले का, ठेला वाले का, इसका आंकड़ा नहीं देते हैं। ये नहीं, यही मैंने सवाल पूछा था। एक मिनट पवन जी, जफर इस्लाम, यही मैं सवाल पूछ रहा था। नोटबंदी के बाद ये दिहाड़ी मजदूर जो थे, ये छोटे कारोबारी, मैं उनको एंटरप्रेन्योर्स कहूंगा, जो अपने खुद पैसा, खुद मुख्तार जिन्हें हम कहते हैं ना, कि रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी निकालते हैं, वो तो कहां गायब हो गए, हम उनकी बात ही नहीं कर रहे। पवन कुमार जो सवाल उठा रहे हैं वो जायज हैं। मेरे सवाल से तो आप ना इत्तेफाकी रखते हैं जफर। नहीं, मैं आपके सवाल से भी इत्तेफाक रखते हैं। आप सवाल उठा रहे हैं, मैं उनका जवाब देना चाहूंगा। पहली बात कि देखिए, आपको अपने देश को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। जब आप बोलते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में और दुनिया के बारे में जब कोट करते हैं, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरे जो रिलीफ का काम हमारी सरकार ने किया, शायद दुनिया में ऐसी जरूरत नहीं थी और मुल्कों में जहां पर अर्थव्यवस्था के बारे में आप बात कर रहे हैं। जिस तरह से घर घर तक राशन पहुंचाने का काम, जिस तरह से हमने बताया ना मैंने, 8 करोड़ में से 2 करोड़ लोगों को मिला। एक मिनट सुन लीजिए, एक और ये मेरा आंकड़ा नहीं है, लेबर स्टैंडिंग कमेटी, ये लोकसभा की स्टैंडिंग कमेटी, संसद की स्टैंडिंग कमेटी है, उसको ये जानकारी दी गई है। अरे भाई, मैंने कितनी बार एक ही बात को रिपीट करेंगे, मैंने तो सुन लिया था उसको, आपकी बात को। मैं ये कह रहा हूं कि ये रिलीफ का काम, और जब रेवेन्यू बिल्कुल जो नहीं आ रहा है, आपका जो रेवेन्यू कलेक्शन बिल्कुल डाउन है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद थी कोरोना में, हमने प्राथमिकता दी लोगों की जान बचाने की। एक क्वार्टर में हो सकता है इकोनॉमिक सिचुएशन हमारी खराब होगी, ये हमने मान के चले, लेकिन हमारी क्या प्राथमिकता थी कि देश में जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें मुश्किल है। अगर लोग, इतने सारे लोग अगर पीड़ित हो जाते हैं कोरोना से, तो शायद उसका इलाज मुश्किल है। इसीलिए आज देखिए कि कम से कम जो है रिकवरी रेट सबसे हाईएस्ट है, और जो इन्फेक्शन रेट भी जो है वो कम है कंपेयर, इतनी 20% पॉपुलेशन अगर आप कंपेयर करें तो। यूएस में देखिए किस तरह से, और इंडिया में क्या है। तो हमने सावधानी बरती, उसका सही जो है। मैं जहां की बात नहीं कर रहा हूं, अब मैं जहां की बात कर रहा हूं। एक मिनट से जहां की बात सुनिए, 1 मिनट संदीप जी, थोड़ा सा धैर्य रखिए, बोलने तो दीजिए, सबको सुना है, थोड़ा देर बोल देते हैं। अच्छा, दूसरी बात कह रहे हैं कि इकोनॉमिक, जब इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम कह रहे हैं कि पोटेंशियल यहां पर ज्यादा है। जब हम कह रहे हैं कि इक्विटी फ्लोज है, तो उससे समझ में आता है कि हमारे यहाँ पर ज्यादा पैसा इसलिए आ रहा है कि हमारे पास इक्विटी इनफ्लोज इसलिए आ रहा है कि हमें हमारे अर्थव्यवस्था में लोगों की जो है वो एक उम्मीद है और उनको विश्वास है। आपको नहीं विश्वास होगा, लेकिन दुनिया के सभी लोगों को विश्वास है। उनको विश्वास है, मैं उस बात को डिनाई नहीं कर रहा, मैं मौजूदा हालत की बात कर रहा हूं ना जफर। नहीं, मौजूदा, अरे वो निवेश आएगा, फैक्ट्री लगेगी, कब होगा, आप भविष्य में ही बात करते रहेंगे क्या हमेशा? वर्तमान की बात नहीं करनी है। या तो आप हमें अतीत सिखाएंगे या भविष्य दिखाएंगे, वर्तमान पर कोई बात नहीं। वर्तमान पे बात कर रहा हूं ना। सीएमआई के डेटा को मैं नहीं मानता हूं, पहले भी और आज भी नहीं, लेकिन चूंकि आप अक्सर उसको ला के दिखाते थे, इसलिए मैंने कहा आज आपके पास भी सीएमआई के डेटा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मनरेगा का एलोकेशन हमने ऑल टाइम हाई किया, आगे भी मनरेगा के एलोकेशन बढ़ाते रहेंगे। लेकिन अगर आप देखिए, जो बड़े शहरों में जहां इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा होती है, वहां पर अब जो है टेपर ऑफ हो रहा है, जो रिकवरी रेट भी बढ़ गई है, और ये अब ये गांव कनेक्शन का आपने मनरेगा की देखिए, फिगर्स में ही तो दिक्कत होती है ना जफर। नहीं, ये गांव कनेक्शन मैं खुद मान रहा हूं, मैंने पढ़ा सर्वे, ये वैज्ञानिक सर्वे हम इसे नहीं कह सकते, लेकिन 25,000 लोगों से बात की है ग्रामीण इलाकों में 23 राज्यों के। वो क्या कहते हैं, 25,000 लोगों में से सिर्फ 20% ने कहा कि हाँ हमें मनरेगा के तहत काम मिला है। सुनता रहता हूं मैं, सुन लीजिए संदीप जी, मैं ये कह रहा हूं कि आप बार बार डिमांड साइड की बात कर रहे हैं। अभी यादव जी ने भी बात की और लोगों ने, जराबी जी ने भी बात की डिमांड साइड के बारे में। मैं आपसे पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था और अभी भी कह रहा हूं कि देखिए, हमने सप्लाई साइड में बहुत अच्छे फैसले लिए हैं, पॉलिसी लेवल डिसीजन लिया, और डिमांड साइड में भी हम कुछ डिसीजन जरूर लेंगे। लेकिन जब तक पूरा लॉकडाउन पूरे का इंतजार है, जब तक से इकोनॉमिक एक्टिविटी 100% लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं हो जाए बाहर जाने के लिए, आज डिमांड साइड का उस तरह से बहुत सारा मेजर जो है वो ले सकती है सरकार। जब तक सारे लोग बाहर ना जाएं, चुनाव आप कराएंगे। बिहार से आप आते हैं जफर इस्लाम, बिहार में 6 सितंबर तक संपूर्ण लॉकडाउन है, पर चुनाव की तैयारियां चलेंगी। राजस्थान में परेड होती रहेगी, मध्य प्रदेश में सरकार बन जाएगी, राजनीतिक गतिविधियां चलेंगी, अर्थव्यवस्था अभी खुली नहीं। अरे भाई, तो नहीं, इकोनॉमी भी देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि हर तरह के डिसीजन लिए जा रहे हैं और कुछ डिमांड साइड में भी डिसीजन लिए। अभी जैसे पिछले बार में आप बात कर रहे थे कि बैंक मैं आ रहा हूं से आप कह रहे थे रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, ये भी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग जो है, उससे भी किसका फायदा होने वाला है?
अगर कॉर्पोरेट की हालत बेहतर होती है, भाई, आप हमेशा, अरे भाई देश का भला कर रहे हैं, मैं वो ये सवाल नहीं कर रहा कि आप देश का भला नहीं करना चाहते, पर प्राथमिकताएं क्या है, मेरा सवाल उस बात को लेकर है। प्राथमिकता एक मिनट सुप्रिया श्रीनेट अब स्क्रीन पर। सुप्रिया, देखिए, जब डिमांड साइड की अभी बात हो रही है, सिद्धार्थ जराबी ने भी ये सवाल उठाया, जेब में पैसे होने चाहिए ना, तभी तो अर्थव्यवस्था का चक्का घूमेगा, आदमी भी थोड़ा सा आराम से घर में बैठ पाएगा कि हाँ मेरी जेब में पैसे हैं। पैसे नहीं है, एक दिक्कत है, पर बावजूद इसके महंगाई दर बढ़ती जा रही है, ये एक और खतरा है। डिमांड तो नहीं बढ़ रही, महंगाई बढ़ रही है। अब फूड इन्फ्लेशन तो 2.5 का आंकड़ा डबल डिजिट्स में आने के कगार पर है। जी हाँ, मैं दो बातें कहूंगी, और सिद्धार्थ जी ने बिल्कुल जिसको कहते हैं हिटिंग द नेल ऑन इट्स हेड कहा कि आपको डिमांड साइड पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया इज अ कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी। हमारे यहाँ उपभोग से इकोनॉमी का चक्का चलता है। शायद भाजपा ये बात भूल गई है। जब तक आप लोगों के हाथ में पैसा नहीं डालिएगा, वो खरीदेंगे नहीं, उपभोग नहीं होगा तो निवेश नहीं होगा, निवेश नहीं होगा तो नौकरियां नहीं बनेंगी। ये एक वर्चुअस साइकिल है जो एक विशियस साइकिल बन चुकी है, उसको आप उस पर फोकस नहीं कर रहे, इसको मानना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लोगों की नौकरियां चली गई, विकास दर क्रैश हो चुका है, वो एक प्रॉब्लम है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है जिस तरह से 7% के करीब इन्फ्लेशन आ चुका है, जो रिटेल इन्फ्लेशन ट्रैक किया जाता है, और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उसमें फूड इन्फ्लेशन का। और ये किसको प्रताड़ित करता है, ये किसकी कमर तोड़ता है? ये कमर तोड़ता है आम आदमी की। और मैं एक बात बताना चाहती हूं, आप आम आदमी के हाथ में अगर पैसा नहीं डालिएगा तो आप ना तो इकोनॉमी को ठीक कर पाइएगा, और आगे चलते वाले टाइम में इन्फ्लेशन ऐसी कमर तोड़ेगा लोगों की कि दिक्कत हो जाएगी। मैं एक चीज बहुत विनम्रता से जरूर कहूंगी कि प्राथमिकता सरकार की इकोनॉमी को ढर्रे पे लाना होना चाहिए, लेकिन प्राथमिकता अभी भी कहीं ना कहीं वही सुर्खियां बटोरना, वही बातें करना, फेसलेस टैक्सेशन हो जाएगा। टैक्स ऑफिशियल्स लिख रहे हैं, हमसे तो इस बारे में कोई चर्चा ही नहीं हुई है। 97% लोगों ने यहाँ पर लिख दिया है पीसी मोदी को। जब तक इस सरकार की प्राथमिकता रहेगी, बिल्कुल हेड को लिखा है उन्होंने कि हमारे पास कोई ऐसी ना हमें संज्ञान में लिया गया है, ना हमारे साथ कोई डिस्कशन हुआ है। आप कैसे बिना लोगों से बात किए जाके अनाउंसमेंट कर देते हैं? निर्मला जी आती नहीं है, बड़ा अनाउंसमेंट हो जाता है, सुर्खियां उस दिन की मिल जाती है, बड़े बड़े पेपर लिख देते हैं, और जबानी जमा खर्च, ढाक के 3 पात। यही इकोनॉमी का हाल है, क्योंकि सुर्खियां बटोरना बंद करके मशक्कत से, और प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के 2 लोग बिल्कुल विपरीत दिशा में बात कर रहे हैं। आशिमा गोयल जी कहती है 1% ग्रोथ होगी, साजिद चिनॉय कहते हैं 7 से 10% कॉन्ट्रैक्शन होगा। अरे एडवाइजर्स कुछ बोल रहे हैं, सरकार कुछ कर रही है, वित्त मंत्री सीन से गायब है, क्या कहा जाए समझ ही में नहीं आ रहा है। और मुझे ऐसा लगता है ये राजनीतिक मुद्दा तो बहुत पहले खत्म हो गया, ये लोगों की जिंदगी का मुद्दा है। आज ये लोगों की आमदनी का मुद्दा है। नहीं, देखिए, राम राज्य की कल्पना कर देना और राम राज्य को लेकर आना, इसमें 2 ये अलग बातें हैं। मेरा सवाल बड़ा सीधा है, सरल है, सिद्धार्थ जराबी भाई, हमने क्या कोरोना के साथ लड़ाई छोड़ दी? अब ये कहना कि सारी दुनिया में मंदी है, हमारे यहां भी मंदी आ गई, तो फिर तो कह दीजिए सारी दुनिया में कोरोना फैला है, हमारे यहां भी कोरोना आ गया, हम वैक्सीन नहीं बनाएंगे। कोई वैक्सीन ढूंढोगे ना, वैक्सीन ढूंढी जा रही है ना कोरोना की, तो मंदी महंगाई की वैक्सीन के बारे में बात क्यों नहीं हो रही देश में? संदीप, मंदी और महंगाई की बातचीत में देखिए 2-3 बड़े इश्यूज हैं कि इतनी बड़ी जो हमने आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणाएं की, आपको ध्यान में होगा, बहुत अच्छे प्रपोजल थे, बट उनके इंप्लीमेंटेशन में और कैबिनेट अप्रूवल में हम सबको भलीभांति ये जानकारी है कि कई प्रपोजल्स के कैबिनेट अप्रूवल तो 4-4, 5-5, 6-6 सप्ताह घोषणा के बाद हुए। अब उसकी इंप्लीमेंटेशन में समय लगेगा। अभी डिमांड सब साइड को लेके ये कहा गया कि जब तक इकोनॉमी पूरी नहीं खुलेगी, कोविड से बचेगी नहीं। तो अभी तक मुझे ये कोई बता दे आज की डेट में कि कोविड कब समाप्त होगा इंडिया? ये किसी के पास डेट है? तो क्या हम तब तक, और एक छोटी सी बात कहूंगा, और ये बड़ा साधारण से बात है, सुबह पूजा करने के लिए मैं तिलक एक पर्टिकुलर छोटी सी कंपनी का लेता हूं, और मैं जब दुकान पे अभी गया था इतवार को वो लेने, तो उन्होंने कहा वो नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? बोला वहां पे उनको कुछ समस्या है माल मिलने में। चंदन का तिलक है, बहुत छोटी सी चीज है, अपने देश में हर घर से जुड़ी हुई बात है।
मैं इस बात को सुन के ऐसा हैरान हो गया, और यही जफर जी को मैं एक बात इस पे कहना चाहूंगा। जफर जी, डिमांड तभी बनती है जब लोगों के मन में कॉन्फिडेंस होती है कि मैं जाके खरीद सकता हूं, मेरे पास पैसा है, मेरे पास नौकरी है। जब कॉन्फिडेंस नहीं होगी तो आप डिमांड कैसे लाएंगे? और कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं आप सिद्धार्थ, एंड आई एम नॉट अ नेसेयर, पर जो बातें हैं हकीकत वो बताना हमारा धर्म है, हम पत्रकार हैं। ईपीएफओ 6 करोड़ लोग पीएफ धारक हैं, उसमें से 1 करोड़ लोगों ने 30,000 करोड़ रुपए निकाल लिए 3 महीने में, 3.5 महीने में। जो आखिरी जमा जोखू है उस पर भी लोग हाथ डाल रहे हैं, तो भरोसा तो कहां है? जी बिल्कुल, और इसीलिए जो बात अभी एक हमारे पैनलिस्ट ने और भी कही, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनऑर्गेनाइज्ड वर्सेस ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर दोनों में बहुत बड़ी मार है। बड़ी 100 कंपनी, 200, 300, 400 कंपनी से भारत देश की एम्प्लॉयमेंट की पिक्चर पूरी क्लियर नहीं बन के पवन जी आती बिल्कुल है। ठीक कह रहे हैं। और एक जो महंगाई के विषय पे मैं छोटी सी बात करके बात समाप्त करूंगा। देखिए, महंगाई जो है ये हर बारी हुई है। जब देश में आर्थिक मंदी नहीं थी तब भी महंगाई थी, इसलिए महंगाई को एक हवा बनाना और महंगाई से ये एक डर पैदा करना जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फिर पैसे की कीमत को ज्यादा रखता है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा रखता है, ये बहुत बड़ा एक अत्याचार हो रहा है इस देश में। हमें यह समझना चाहिए कि थोड़ी बहुत महंगाई एक्चुअली इकोनॉमी के लिए अच्छी होती है। ठीक है, फेयर पॉइंट योगेंद्र यादव, पर बात वही घूम फिर के। 1 मिनट में सिद्धार्थ, थोड़ा सा वक्त कम होता जा रहा है। मेरा सवाल बड़ा सीधा है योगेंद्र यादव भाई, संकट काल होता है, कोरोना हुआ तो उसकी वैक्सीन निकाली, मंदी महंगाई की वैक्सीन नहीं निकालेंगे क्या हम? या ये कह देंगे सारी दुनिया में है, हमारे यहां भी है, भुगत लो? मुझे तो डर लगता है संदीप भाई कि दरअसल इन चीजों के बारे में कोई ध्यान नहीं है, ये बात प्राथमिकता पे नहीं है। मैंने प्रधानमंत्री को बहुत ध्यान से सुना, हर बार प्रधानमंत्री की चाहे जो भी हो उनकी स्पीच बड़ा ध्यान से सुनता हूँ। स्वतंत्रता दिवस है, मुझे लगा प्रधानमंत्री बताएंगे देश के सामने, थोड़ा ईमानदारी से बताएंगे कि भाई आज से 5 महीना पहले मैंने कहा था कि ये 18 दिन मुझे दे दो, बस 3 दिन एक्स्ट्रा 21 दिन दे दो और इस पे विजय प्राप्त कर लूंगा। क्यों नहीं कर पाया? कुछ हिसाब तो देश के सामने देंगे। लोगों की अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है, जो दुख दर्द है, जो मजदूरों का दुख दर्द है, जिसकी नौकरी चली गई उसका दुख दर्द है, उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। सिर्फ और नहीं तो घाव पे मलहम लगाएंगे कि मैं समझता हूं आपको दुख हुआ है। और तीसरा, हिसाब देश के सामने रखेंगे कि हमने ये प्रयास किया था और उसका ये परिणाम निकला। लेकिन जब मैंने प्रधानमंत्री को सुना, मैं क्यों जफर साहब को दोष दूं? जब मामला ऊपर से आता है तो जफर साहब से झगड़ने का क्या फायदा है? बिल्कुल मुझे ऐसा लगा कि कहीं ये विश्वास आ गया है कि कोई बात नहीं, कुछ भी बोल दो चलता है, बोल के काम चला लेंगे, मीडिया तो मैनेज कर लेंगे कुल मिला के, और इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस बोल के काम चल जाएगा। जब ये सरकार की नीति हो, ये हमने डिमोनेटाइजेशन के वक्त देखा, एक बार प्रधानमंत्री ने इस देश के सामने नहीं कहा कि भाई गलती हो गई, कोई बात नहीं, कोई बदनीयत से नहीं की थी, गलती हो गई, अब इसको सुधारेंगे, मुझे अफसोस है कि आपको दिक्कत हुई। आज भी प्रधानमंत्री एक बार नहीं कह रहे हैं कि कोरोना की मैनेजमेंट में गड़बड़ हो गई। तो जिम्मेदारी लेने से कहीं गुरेज हो रहा है क्या पवन कुमार? जो बात योगेंद्र यादव कह रहे हैं, जिम्मेदारी से गुरेज हो रहा है क्या? और ये कह देना 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे दिया तो वहां बात खत्म हो जाती है क्या? या 8.5 करोड़ किसानों को मैंने 2,000 रुपए दे दिए, 17,000 करोड़ रुपए देखिए जी मैंने किसानों को दे दिए, ये बताना भूल गए 14 करोड़ किसान हैं जो रोल्स पे हैं, उसमें से 8.5 ही को दे पाए आप, 60% को दे पाए हैं, 14 करोड़ को क्यों नहीं दे पाए? ये सवाल किसी अखबार या किसी चैनल ने नहीं पूछा। जी संदीप जी, हाँ, मेरा निवेदन ये है कि जफर साहब बड़ी बड़ी बात तो जरूर कर रहे हैं कि मैंने जो एक सवाल उठाया था कि हाउस होल्ड का 100 दिन क्यों कर दिया पर यूनिट की बजाय, उसका जवाब नहीं दिया। ये सब बड़ी बड़ी बात बता सकते हैं, किंतु चाहे किसान हो, एमएसएमई हो, छोटा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला हो, आज सबके सब संकट में है। ये जो 21 लाख करोड़ का 20 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर भारत पैकेज आया था, उसमें भी सबसे बड़ी मार अगर पड़ी तो एमएसएमई पर पड़ी, जिसका इन्वेस्टमेंट की बजाय टर्नओवर का सिस्टम बना करके
उसकी पूरी थ्योरी ही बदल दी गई और बिना किसी से चर्चा किए बदल दी गई। और उसमें सर्विस सेक्टर, डॉक्टर और सीए को भी शामिल कर दिया गया। यानी आज एमएसएमई की लिमिट, एमएसएमई की 250 करोड़ हो गई। अब 250 करोड़ वाला स्मॉल स्केल है, मीडियम स्केल है, लार्ज स्केल है, ये अब तो समझना देश में मुश्किल है। 99% धंधे एमएसएमई के दायरे में आ गए पवन बाबू। 99% में 250 करोड़ वाला एमएसएमई में है साहब। हाँ 10 लाख 20 लाख वाला एमएसएमई में होता था, 50 लाख वाला एमएसएमई में होता था। अब 50 करोड़ से लेकर 250 करोड़ तक एमएसएमई में है। अगर 250 करोड़ एमएसएमई है तो फिर 10, 20, 30 लाख वाले को क्या कहेंगे? ओरिजिनली वास्तविकता ये है कि जब तक छोटे उद्योगों की, छोटे लोगों की चिंता नहीं होगी तब तक डिमांड नहीं बढ़ेगी। आप सप्लाई बढ़ाते जाइए। और एक सवाल आखिरी में जफर साहब से और करता हूँ। एफडीआई की बात कर रहे हैं साहब, बहुत अच्छा लगता है सुन करके। जरा एफडीओ के आंकड़े बता दीजिए, फॉरेन डायरेक्ट आउटफ्लो कितना है? इस एफडीआई के बदले में कितना पैसा ये कंपनियां बाहर ले जाती है भिन्न टर्म और कंडीशन? ठीक है, मैं दोनों सवाल पूछता हूं। एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे पवन बाबू, छोटा सा ब्रेक। अंतिम पड़ाव, अंतिम सवाल। अंतिम पड़ाव, अंतिम सवाल। जफर इस्लाम, पवन कुमार 2 सवाल पूछ रहे हैं। मनरेगा में व्यक्ति को काम देने के बजाय परिवार को काम देने का काम क्यों शुरू किया? और आप एफडीआई बहुत कर रहे हैं, एफडीओ भी बता दीजिए, आउटफ्लो कितना हुआ है ये बता दीजिए। देखिए संदीप जी, अगर आप देखिए ओडीआई जिसको बोलते हैं, वर्ल्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो हिंदुस्तान से बाहर निवेश किया जाता है, तो उसका नंबर एक जो है आरबीआई जो देता है वो जाहिर है आंकड़ा बढ़ा हुआ है। उसमें 2 वजूहात है जो आपको, आप शायद अगर उसको आउटफ्लो का आंकड़ा बता दीजिए ना। कंक्लूडिंग कमेंट्स हैं, आउटफ्लो का आंकड़ा बता दीजिए। मनरेगा की परिभाषा क्यों बदली? सीधे आदमी को देने के बजाय परिवार में 100 दिन का काम मिलेगा। सुन लीजिए, तो मैं आपको दोनों पे आ रहा हूं। उसमें तो सबसे ज्यादा अगर आप उसको एनालाइज करेंगे, जो इंडियन जो बाहर पैसा जा रहा है, उसमें ज्यादा पैसा जो जा रहा है, जो स्टूडेंट्स बाहर पढ़ रहे हैं, उसकी वजह से ज्यादा स्टूडेंट बाहर पढ़ रहे हैं। इसके पीछे और ये मनरेगा की परिभाषा क्यों बदली? देखिए, जाहिर है कि हमें अगर ऐसी जो सिचुएशन है उसमें लोगों को नौकरी देनी है, तो इसलिए हमें लोगों को फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। अगर जो गांव में अगर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं, अगर ज्यादा से ज्यादा हम नौकरी देने के लिए, जब जरूरत है नौकरी देने की, तो उसमें अगर हमने कोशिश की इसके और उसका एलोकेशन भी बढ़ाया तो क्या हो रहा है? ठीक है, एलोकेशन तो बढ़ गया, लेकिन क्या लोगों तक काम पहुंचा? यही तो मूल सवाल है। सुप्रिया श्रीनेट, तत्काल सरकार को क्या करना चाहिए? एक बड़ा कदम, 20 सेकंड। सुनियोजित तरीके से अर्थव्यवस्था का ईमानदारी से आकलन करिए, रणनीति बनाइए और पूरा देश आपके साथ खड़ा रहेगा। अगर उसमें कुछ कठोर कदम उठाने पड़े तो वो भी उठाइए, लेकिन अर्थव्यवस्था को अपनी नंबर 1 प्राथमिकता बनाइए। सबसे पहले तो आप ये सिद्धार्थ जराबी, 1 लाइन सजेशन। पुरानी स्कीम्स की फास्टर इंप्लीमेंटेशन और डिमांड के लिए प्रपोजल्स अगले 2 से 3 सप्ताह में। योगेंद्र यादव, अर्थव्यवस्था की जो सच्ची हालत है उसके ईमानदार आंकड़े देश के सामने रख दीजिए, कम से कम वही बहुत बड़ा कल्याण होगा देश का। पवन जी, 1 लाइन में। कम से कम ये डिसइन्वेस्टमेंट, कॉर्पोरेटाइजेशन, निगमीकरण, निजीकरण ये बंद करेंगे तो अच्छा होगा, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और अर्थव्यवस्था पर हमें और चर्चाएं करनी होंगी और आपको भी समझना चाहिए। चटकारे के लिए चर्चाएं अच्छी होती हैं, बहुत से लोग बहस करते हैं। थोड़ी चर्चा अपने बारे में भी सोच समझकर, ध्यान लगाकर किया कीजिए और सुना भी कीजिए। इसी उम्मीद के साथ नमस्कार। अगर आपके पास इतनी सेविंग्स है कि आपके बाद जिंदगी भर फैमिली को पैसों की जरूरत ना पड़े तो अच्छी बात है। अगर नहीं तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस करवाइए policybazaar.com से। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। policybazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। घर बैठे कुछ नया ट्राई करने में थोड़ी हिचकिचाहट तो होती ही है, फिर चाहे पहली बार बीवी को सरप्राइज गिफ्ट देना हो, सोमू नॉट बैड, या गिफ्ट को ऑनलाइन ऑर्डर करना हो। अब ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए बस क्लिक टू पे विद वीजा, जो दे आपको कैशलेस कॉन्फिडेंस। बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है।
इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। मसाले तो बहुत हैं, पर प्रकृति की गोद से खास चुने मसाले जिनकी ताजगी, खुशबू और स्वाद रहे बरकरार, ऐसे उम्दा मसाले बनाते हैं सिर्फ कैच। कैच का कोई मैच नहीं, 100%। इतने काम करके भी तुम्हारा निखार कभी कम नहीं होता, तुम कैसे करती हो यार? गोदरेज नंबर 1 में है 3/4 प्राकृतिक तत्व और हल्दी चंदन, जिससे मेरी त्वचा को मिले प्राकृतिक निखार। अब गोदरेज नंबर 1 के 100 ग्राम के 4 साबुन के साथ पाइए 1 साबुन मुफ्त। ओ तेरी नंबर 1 निखार। यहाँ बारिश में कपड़ों से सीलन की बदबू आती है बेचारे, लेकिन कंफर्ट वाले घरों में सिर्फ खुशबू आती है। अच्छा, तो अब चलते चलते लाइक, शेयर और कमेंट करिए, और इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन प्राप्त करिए।